हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि हमारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हम लोग ने RCC बैच लॉन्च किया हुआ है। सही है, जहां पे हम आप लोग को बहुत ही फास्ट पेज में रिविजन करवा रहे हैं। सही है, इसका नाम ही है ना, हम लोग फटाफट आपको रिविजन करवा रहे हैं। सही है, साथ ही साथ ये आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन बैच है। सही है, एक बैच ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है, 1 या 2 बैच कंप्लीटेड है, हमारे राहुल सर ने आप लोगों को पढ़ाया है। सही है, तो जिस भी बच्चों को डिटेल में पढ़ना है वो जरूर से हमारे प्लेलिस्ट चेक करें। यहां पर हम लोग थोड़ा सा फास्ट पेज में जाएंगे जैसा मैंने तुम लोगों को बताया। सही है, तो एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बताया था इस वाले लेसन के ऊपर, जहां पर मैंने टिश्यूज के बारे में बातें की है। जितने भी टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के अंदर, जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, वो सारे टिश्यूज के ऊपर बात की थी एनिमल्स वाले। फिर प्लांट में कौन से टिश्यू होते हैं, एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप थे ना, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो वो वाले लेक्चर अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो जरूर से देखना। सही है, आज हम लोग बच्चों इस लेसन के मेन टॉपिक पर जाने वाले हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे इस बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, क्योंकि इंसान देखो सिर्फ जो भी काम करता है वो अपने बेनिफिट के लिए ही करता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे देखेंगे, जैसे BT कॉटन का एग्जांपल देखेंगे, आपका गोल्डन राइस का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, कि इन चीजों को कैसे डेवलप किया गया, जो चीजें कभी अवेलेबल ही नहीं थी उनको कैसे आर्टिफिशियली बनाया गया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो वो थोड़ी सी बातें आज हम लोग जानेंगे। सही है, बाद में हम लोग सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। सही है, ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिरकार ये होती क्या है। देखो, आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले लेसन में कि हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये तो आप लोग बचपन से जानते आ रहे हो कि हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर पड़ा हुआ है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ऐसे DNA रखा हुआ है। सही बात है, ठीक है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है आपका DNA। तो मान लो इस DNA को मैं बाहर निकालता हूं, सपोज इस DNA को ये मैंने बाहर निकाल दिया DNA, नाउ दिस इज योर DNA। अब ये पूरा का पूरा DNA बच्चों कभी भी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। सही है, इस पूरे DNA को आप यूज नहीं कर सकते। इस DNA का बच्चों कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो फ्रेगमेंट्स आगे चलकर प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सही बात है, ठीक है, जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक ये जो ब्लू कलर से मैंने फ्रेगमेंट बनाया है, मान लो ये वाला जो फ्रेगमेंट है ना बच्चों, इस फ्रेगमेंट से आगे चलकर यहां से लेकर यहां तक ये जो फ्रेगमेंट है ना, इससे आगे चलकर एक RNA का पीस बनेगा। सही बात है, और ये RNA का पीस आगे चलकर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। सही है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, लेसन नंबर 16 में पढ़ाया था ना। तो बच्चों इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, ये जो फ्रेगमेंट ऑफ DNA है, इस फ्रेगमेंट ऑफ DNA को हम लोग कहते हैं जीन। ठीक है, इस फ्रेगमेंट ऑफ DNA को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। सो जीन इज द पार्ट ऑफ DNA जो एक कंप्लीट RNA को बनाए, जो एक कंप्लीट RNA का फॉर्मेशन करे, उसे हम लोग जीन कहते हैं। और ये RNA आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। सही है, ये आगे चल के क्या करेगा बच्चों, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और इन प्रोटीन की वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिख पाएंगे। जैसे मान लो मेरी हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सही है, मेरे बालों का कलर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे स्किन का कलर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जितने भी कैरेक्टर है मेरे बॉडी में, ये सब कुछ इस प्रोटीन के वजह से ही हो रहा है। अगर मेरे बॉडी में प्रोटीन अलग बनेगा तो मेरे बॉडी का कुछ कैरेक्टर्स अलग होंगे, आपके बॉडी का प्रोटीन और मेरे बॉडी का प्रोटीन थोड़ा अलग होगा। दैट्स वाई आपके जो फेस का शेप है, आपके जो स्किन का कलर है, वो शायद मेरे से अलग हो सकता है, शायद मेरे से सेम भी हो सकता है। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके वजह से ये प्रोटीन फॉर्म होता है और ये प्रोटीन आगे चल के हमारे बॉडी को कैरेक्टर देता है। सही बात है। अब बायोटेक्नोलॉजी कहां पे आती है बच्चों इन सब के बीच में। देखो, अगर मान लो आपके बॉडी का या फिर किसी भी एक XYZ पर्सन है, उसके बॉडी का कोई जीन खराब हो जाए बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन, किसी भी म्यूटेशन के थ्रू ये जीन मान लो खराब हो जाए। अब जीन खराब होने का मतलब क्या होता है, जीन खराब होने का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो जीन जो है आपका वो बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड से, सॉरी न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। और हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है। अब मान लो इसके ऊपर कोई UV रे गिर गई, इसके ऊपर कोई एक्स रे गिर गई, कोई भी म्यूटाजन गिर गया,
म्यूटाजन क्या होता है? जिससे म्यूटेशन कॉज होता है। तो कोई भी उसके ऊपर म्यूटाजन गिर गया जिसकी वजह से मान लो इसका कोई भी न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? चेंज हो गया, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस अलग हो गई। अब अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज होगी तो उससे जो आरएनए का फॉर्मेशन बनेगा, जो आरएनए फॉर्म होगा वो भी डिफरेंट होगा, सही है। और जो अगर आरएनए डिफरेंट बनेगा तो इससे जो प्रोटीन बनेगा बच्चों वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, समझ रहे हो। तो इस जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन आने की वजह से ये जीन खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना, काफी सारे लोगों को डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज काफी टाइप की होती है, पर मैं बात कर रहा हूं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है बच्चों? आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है ना, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, समझ रहे हो। उसका फॉर्मेशन क्या? बंद हो जाता है, नहीं हो पाता, सही है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है बच्चों जो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करने का काम करता है। अब जब आप खा रहे हो कोई भी शुगर, जो भी आप शुगर इंटेक कर रहे हो, अब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है उससे उस लेवल को कम करने के लिए, तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल एकदम से हाई हो जाएगा, सही है, जिससे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां हो जाती हैं, सही बात है, ठीक है। सो मान लो ये जीन इंसुलिन का है। चलो हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो ये जो जीन है ये इंसुलिन का है और कोई भी म्यूटाजन की वजह से, कोई भी म्यूटेशन की वजह से ये जीन हो गया खराब। अब अगर ये जीन खराब हो गया बच्चों, तो जो आरएनए इससे बन रहा है वो भी खराब ही बनेगा, और इस आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है वो भी खराब ही बनेगा। तो ये इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, अच्छे इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उस पर्सन को डायबिटीज हो गई है। अब इस पर्सन को कैसे क्योर किया जाए, कैसे इसको हमें इसके डायबिटीज को रोका जाए? तो उसके लिए आप लोग देखे होंगे मार्केट में बहुत सारे इंसुलिन के इंजेक्शन आते, बहुत सारे इंसुलिन आते हैं ना, उसको पर्सन को इंजेक्शन देना पड़ता है। अब वो इंसुलिन कैसे बनाई जाती है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या किया जाएगा? ये एक ह्यूमन का सेल है, सही है, ये एक ह्यूमन का सेल है, और इस ह्यूमन के सेल में से मान लो मैंने इस डीएनए को यहां से रिमूव कर लिया। ये जो डीएनए प्रेजेंट था ना जिससे इंसुलिन बन रहा है, इस डीएनए को मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे मान लो वो जीन था, ठीक है, तो उस जीन को मैंने क्या किया, यहाँ पे रिमूव कर लिया। सपोज दिस इज द जीन, ठीक है, सपोज दिस इज द जीन जो क्या है, मेरे इंसुलिन का जीन है, जीन ऑफ इंसुलिन, सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जीन को मान लो मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, सपोज इट इज ई कोलाई, ई कोलाई की बात कर रहे हैं हम लोग। ई कोलाई का फुल फॉर्म होता है एरिस्ट्रीशिया कोलाई, ठीक है। तो मान लो ये ई कोलाई है। अब बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है ना बच्चों कि वो बहुत ज्यादा नंबर में वो डिवाइड कर सकते हैं, जितना चाहे वो उतना चाहे डिवाइड कर सकते हैं, एंड बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे अगर ये ई कोलाई की बात करूं तो हर 20 मिनट्स में इसका डिवीजन होता है, हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, सही है। तो मान लो मैंने ये जो अपना जीन है, ये जो जीन ऑफ इंसुलिन है, ये किसके अंदर डाल दिया, मैंने ई कोलाई के अंदर डाल दिया, सही है। तो मान लो यहां कहीं पे मेरा जीन चला गया इस इंसुलिन के अंदर। नाउ दिस इज द जीन ऑफ इंसुलिन। अब ये ई कोलाई क्या करेगा, ई कोलाई अपने नंबर बढ़ाएगा हर 20 मिनट में, हर 20 मिनट बच्चों यहाँ पे एक ई कोलाई आ गया, यहाँ पे एक ई कोलाई आएगा, यहाँ पे एक ई कोलाई आ गया, समझ रहे हो। ये क्या कर रहा है, अपने नंबर बढ़ा रहा है, और जब इसके नंबर बढ़ रहे हैं, जब ये रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, तो हमारा जीन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा जो जीन है वो भी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि आप लोग को पता है ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जल्दी जीन का चेंजेस नहीं होता, जीन के अंदर जल्दी कोई म्यूटेशन नहीं आता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा म्यूटेशन होता है, सही है। तो मेरा जीन इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, समझ रहे हो, इसमें भी आ गया मेरा जीन, समझ रहे हो। जितने भी मैंने नए नए ई कोलाई फॉर्म हुए हैं सबके अंदर मेरा जीन आ गया, और सारे के सारे मेरे जीन को लेकर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। मतलब इस जीन से आगे चल के क्या बन रहा है, आरएनए, और इस आरएनए से आगे चले क्या बन रहा है बच्चों, प्रोटीन बन रहा है। सारे के सारे सेल क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, ठीक है। बाद में मैं क्या करूंगा भैया, हमको हमारी जरूरत है, मैं क्या करूंगा, इस बैक्टीरिया को क्रश करूंगा, तोड़ूंगा, इसके अंदर से अपना इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करूंगा, और बाद में उसे डब्बों में भर भर के बेच दूंगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसी को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जहां पर हम एक इंसान का, इंसान भी छोड़ो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप जीन निकालो और उस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दो, ठीक है। दिस थिंग इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी, और इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही करना है, किसी ऐसी वैसी चीजों के लिए नहीं करना है, किसी क्राइम व्राइम के लिए नहीं करना है, ऐसी चीजों के लिए करना है जिससे इंसानों का भला हो। ह्यूमन वेलफेयर, बहुत बड़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही करना है, सही बात है, ठीक है। इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग भी हम लोग बोल सकते हो सकता है ना, ठीक है। समझ में आ गया बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है।
इसके और भी कई एप्लीकेशन है। जैसे आप लोग ने फायरफ्लाई देखा होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जुगनू बोलते हैं ना हिंदी में। तो आप लोग देखा होगा रात के टाइम वैसे चमकता है, ठीक है। तो मतलब उसके पास कोई तो ऐसा जीन होगा जिसकी वजह से कोई ऐसा प्रोटीन बन रहा होगा जो बायोल्यूमिनेंस कर पा रहा है, सही है। तो अगर मैं उस जीन को निकाल कर मान लो मैंने किसी प्लांट के अंदर डाल दिया, अब वो प्लांट जब उगेगा तो उसके अंदर भी वो बायोल्यूमिनेंस वाला जीन होगा, उसके अंदर भी वो प्रोटीन बनेगा, तो मेरे जो प्लांट्स है वो भी रात के टाइम पे चमक सकते हैं ना, ठीक है, चमक सकते हैं ना। एक्चुअल में तुम लोग सोच रहे होगे बट इट इज, ये ऑलरेडी हो चुका है, साइंटिस्टों ने ऑलरेडी किया हुआ है। फायरफ्लाई का जीन उन्होंने टोबैको के प्लांट में डाला था और टोबैको का प्लांट रात के टाइम पे चमक रहा था, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके कई सारे एप्लीकेशन है बच्चों, ये तो मैं आप लोगों को एक दो चीजें गिना रहा हूं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपके बायोटेक्नोलॉजी के जो अभी हम लोग समझेंगे। बीटी कॉटन में भी आप लोगों को समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल दूंगा, आपके गोल्डन राइस के अंदर भी कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, सही है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसे हम लोग कहते क्या है। अब एक टॉपिक आता है बच्चों, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखो जनरली टिश्यू कल्चर को हम लोग यूज करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है, प्लांट लगाने के लिए, ज्यादा फॉर्म ऑफ प्लांट। बट यहां पे हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं विदाउट सीड, विदाउट सीड मतलब हमें सीड नहीं चाहिए, बिना सीड का हम लोग प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो हमने लिया एक डिश, इसको हम लोग बोलते हैं पेट्री डिश, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्री डिश। इस पेट्री डिश के अंदर एक जेल भरा जाता है बच्चों, जेल, इसके अंदर ऐसे यहां पे एक ऐसे जेल भरा जाएगा, इस जेल को हम लोग बोलते हैं अगार जेल या फिर एगरोस जेल, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एगरोस जेल। कहां से मिलता है ये एगरोस जेल, रेड एल्गी से मिलता है। रेड एल्गी एक प्लांट की स्पीशीज है ना, एल्गी के अंदर आते हैं। रेड एल्गी हमेशा ओशंस के डीप में मिलती है, बहुत ही गहरे गहरे समुद्र के नीचे होती है रेड एल्गी, तो उनके अंदर से हमको मिलता है एगरोस जेल, सही है। और एगरोस जेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है बच्चों, सही है। तो इस एगरोस जेल का मैंने यहाँ पे बेड बना दिया, बेड समझ रहे हो, मतलब एगरोस जेल मैंने बहुत सारा डाल दिया हमारे इस पेट्री डिश में। साथ ही साथ मैं इसके अंदर और भी न्यूट्रिएंट डाल दूंगा जो भी प्लांट के लिए जरूरी है, जैसे कोई मिनरल्स डाल दूंगा, पोटेशियम, सोडियम, जो भी प्लांट के लिए जरूरी है वो सारे के सारे मिनरल्स मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों मान लो मैंने एक लीफ लिया, दिस इज द लीफ, ठीक है, और इस लीफ का मैं छोटा सा कट लूंगा, कट सेक्शन लूंगा, और इस लीफ के छोटे से कट सेक्शन को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। मान लो इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे इस लीफ के, ठीक है। अब ये जैसे ही इन सेल्स को ये न्यूट्रिटिव मीडियम मिलेगा, ये न्यूट्रिशन मिलेगा इनको आसपास से ना, ये सेल्स डिवीजन करना शुरू करेंगे। ये सेल है ना, ये सेल क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करना शुरू करेगा, और धीरे 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 ये सेल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इतना डिवाइड करेंगे कि यहां से एक नया प्लांट उगने लगेगा, समझ रहे हो, यहां से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होने लगेगा, समझ रहे हो। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। यही है टिश्यू कल्चर, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं किया हम लोग ने, एक पेट्री डिश लिया, इस पेट्री डिश के अंदर हम लोग ने एगरोस जेल डाला, एगरोस जेल भी आप लिख सकते हो या फिर अगार अगार जेल भी आप लिख सकते हो, दोनों रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है। फिर इसके अंदर डाला और कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम डाल दिए, जैसे मिनरल्स डाल दिए, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, सही है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कोई भी एक प्लांट लिया जिसका मुझे टिश्यू कल्चर करना है, उसका मैंने एक कट सेक्शन लिया, ठीक है, छोटा सा सेल लिया या फिर कुछ भी एक कट सेक्शन लिया, और उसको मैंने डाल दिया आपके इस न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर। अब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो जिसकी वजह से वो सेल क्या करेगा बच्चों, डिवाइड एंड रीडिवाइड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ से एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेल। यहाँ पे हम लोग ने कोई भी सीड नहीं लिया है प्लांट का, ठीक है, कोई भी फ्लावर नहीं लिया, कोई भी पॉलिनेशन नहीं हुई है, कोई भी जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन किया विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। क्लियर है, समझ में आ गया। इतनी चीजें हम लोग को इस वाले टॉपिक से सीखनी है। नाउ अगला टॉपिक है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं, ऐसे क्रॉप्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो अभी तक नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे क्रॉप को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिक्स क्या होता है आप लोगों को पता है, हमारे जो जीन होते हैं, जीन जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए, तो मान लो मैं डीएनए बना रहा हूं डायरेक्ट, सपोज ये है आपका डीएनए, ठीक है। सो इस जीन, इस डीएनए के अंदर जो एक सेगमेंट है उसे मैं क्या बोल रहा था, जीन, सही है। दिस इज अवर कंप्लीट डीएनए। मान लो ये जो एक सेक्शन है यहां से लेके यहां तक, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, जीन, सही है। तो इस जीन के अंदर कुछ चेंजेस लाकर, इस जीन को मॉडिफाई करके
इस प्लांट के हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है बच्चों, देखो इसका फायदा ये है कि हम स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट बना लेंगे। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, प्लांट के लिए स्ट्रेस क्या होता है, जैसे पानी नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा धूप हो गई है, ठीक है, कई कई दिनों पानी नहीं मिल रहा, तो वो प्लांट के लिए बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, ठीक है, जहां पे प्लांट को अपना वाटर लूज भी नहीं करना, उसे स्टोमेटा बंद करके भी रखना है, बाहर इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि आपका जो ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी भी लॉस हो रहा है, उसको पानी मिल नहीं रहा, तो ये बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन होती है। तो ऐसे स्ट्रेस कंडीशन के रेजिस्टेंट प्लांट को भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं जो उस कंडीशन में बेटर तरीके से सर्वाइव कर सके बाकी प्लांट के कंपैरिजन में विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंप्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गोल्डन राइस, पढ़ाऊंगा अभी तुम लोगों को, टेंशन मत लो। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं गोल्डन राइस का एग्जांपल दूं तो गोल्डन राइस के अंदर नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में 70% ज्यादा विटामिन ए होता है, समझ रहे हो, 70% ज्यादा विटामिन ए होता है नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन ए है, मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा है, सही बात है, ठीक है। सो हम लोग विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंप्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू। कैसे बनता है गोल्डन राइस बताऊंगा तुम लोग को, टेंशन मत, ठीक है। और फोर्थ क्या है बच्चों, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड हार्मफुल केमिकल्स। हम ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट से उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े अगर पेस्ट भी रहे आसपास तो, और वो किसी हार्मफुल केमिकल से भी अच्छे से रेजिस्ट कर सके, किसी हार्मफुल केमिकल उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाल सके। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम ऐसे प्लांट्स को बना सकते हैं, सही बात है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो दो मेन चीजें मुझे आपको समझानी है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं बट दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक है बच्चों आपका गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का कंसेप्ट कि गोल्डन राइस होता क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, और एक है बच्चों बीटी कॉटन। और जब आप आगे स्टैंडर्ड में जाओगे, जब आप 10th में जाओगे ना, तो इसके बारे में आपको और भी पढ़ने के लिए मिलेगा वहां पे, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोल्डन राइस की। जैसा मैंने तुम लोग को अभी बताया कि गोल्डन राइस के अंदर 70% ज्यादा, ठीक है, 70% ज्यादा विटामिन ए होता है नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में। अब ऐसा कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया साइंटिस्टों ने कि राइस के अंदर जो आपका नॉर्मल राइस था ना, उसके अंदर बीटा कैरोटीन बढ़ा दिया, बीटा कैरोटीन बढ़ा दिया ना। बीटा कैरोटीन एक ऐसा केमिकल है बच्चों, बीटा कैरोटीन एक टाइप का केमिकल है, ठीक है। तो ये बीटा कैरोटीन ही प्रिकर्सर है आपके विटामिन ए का। प्रिकर्सर समझते हो, प्रिकर्सर मतलब अगर कोई चीज आगे चल के बनने वाली है, जैसे मान लो आप घर में खाना बना रहे हो, चावल बना रहे हो, ठीक है, आपको चावल बनाना है, तो चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भैया, जो रॉ चावल है वो चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें उसकी प्रिकर्सर है, जो चीजें बनाती हैं किसी चीज को उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर बोलते हैं, सही है। तो अगर आपको विटामिन ए बनाना है तो उसके लिए एक बहुत रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट केमिकल है आपका बीटा कैरोटीन, सही बात है। विटामिन ए बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं होता, मार्केट में विटामिन ए अवेलेबल नहीं होता, विटामिन ए हमारी बॉडी खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ बीटा कैरोटीन। तो अगर आप ज्यादा बीटा कैरोटीन कंज्यूम करोगे, ज्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी विटामिन ए ज्यादा बना पाएगी, सही है। तो साइंटिस्टों ने कुछ नहीं किया, सिंपल सा काम किया कि उन्होंने राइस के अंदर बीटा कैरोटीन का कंटेंट बढ़ा दिया, ज्यादा बीटा कैरोटीन का कंटेंट कर दिया, जिसकी वजह से आपका विटामिन ए इंक्रीज हो गया, सही बात है। कितना इंक्रीज हो गया, 70% से। ये नंबर थोड़ा सा याद रखो, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको गोल्डन राइस क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों आपका जो बीटा कैरोटीन है ना, इसका कलर येलो कलर का होता है, हल्का सा येलो होता है। ये जितना ज्यादा बीटा कैरोटीन होगा वो हल्का सा ज्यादा येलोइश होगा, और अगर बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन होगा तो वो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंजिश टाइप का बन जाता है। जैसे आप लोग ने कैरेट देखा होगा ना, ठीक है, गाजर, तो उसके अंदर भी बीटा कैरोटीन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, ऑरेंज कलर का होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि गाजर खाना चाहिए जिससे विटामिन ए मिलता है। एक्चुअल में उसमें बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी कन्वर्ट करिए उसको विटामिन ए में, सही बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑल दो आपका बीटा गोल्डन राइस का कंसेप्ट। अब हम लोग को समझना है बच्चों बीटी कॉटन के बारे में, व्हाट इज मीन बाय बीटी कॉटन। देखो बीटी कॉटन में ये जो बीटी वर्ड है ना बच्चों, इसका मतलब बैड ट्रिप नहीं होता,
इसका मतलब होता है एक इंसेक्ट का नाम है ये, जिसको हम लोग कहते हैं बैसिलस थैरिंगस। ठीक है, इसका नाम है बैसिलस थैरिंगस, पर आपको याद नहीं करना, टेंशन मत लो। क्यों बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन, क्यों इनको बनाना जरूरी था? देखो, पहले जब कॉटन उगाया जाता था, कॉटन बहुत जरूरी है, आप लोग कपड़े पहनते हो कॉटन के, सही है, तो जब पहले कॉटन उगाया जाता था ना बच्चों, तो उस कॉटन का ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रोडक्शन, 70 to 80% प्रोडक्शन जो है ना कॉटन का, वो इंसेक्ट खा जाते थे, छोटे छोटे कीड़े खा जाते थे। एक कीड़े का नाम पता होना चाहिए आप लोग को, जिसका नाम है कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म नाम का एक कीड़ा है, बहुत ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं, ठीक है, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीड़ा है, दैट इज कॉटन बॉलवॉर्म। ये क्या करता है, 70 से 80% प्रोडक्शन कॉटन का खत्म कर देता है, खा जाता है। अब इससे फार्मर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी। ठीक है, फार्मर ने सोचा कि भैया हमारा 70 से 80% प्रोडक्शन जो है वो एक छोटा सा कीड़ा खा जा रहा है, अब इसको मारने का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो क्या किया उन्होंने, ध्यान से सुनो, उन्होंने देखा एक बैक्टीरिया को उन्होंने नोटिस किया, जिसका नाम था बीटी यानी बैसिलस थैरिंगस। सही बात है, बैसिलस थैरिंगस, मान लो ये एक बैक्टीरिया बना रहा हूं मैं, सपोज ही इज द बैसिलस थैरिंगस। अब बच्चों, इस भाई के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन होता है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, दिस जीन इज नोन एज क्राई जीन, दिस जीन इज नोन एज क्राई जीन, समझ रहे हो? ठीक है, आगे चल के रुलाने वाला लोगों को। अब भैया जीन है, तो जीन से कोई ना कोई आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे चल के कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा। सही बात है, सिंपल सी बात है ना, जीन से आगे चल के आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनेगा। दिस इज द नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस। दिस प्रोटीन इज नोन एज क्राई प्रोटीन। सही है, इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। अब जो क्राई प्रोटीन है ना बच्चों, ये एक टाइप का, जो क्राई प्रोटीन है ये एक टाइप का बच्चों इनएक्टिव टॉक्सिन है। ये क्या है, इनएक्टिव टॉक्सिन, मतलब ये एक जहर है, पर ये एक्टिव नहीं है, इस टाइम पे इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बड़ा सा कीड़ा आया, बड़ा सा कीड़ा आया और बोलता है कि मैं तेरे को खा जाऊंगा। समझ रहे हो, एक बड़ा सा कीड़ा आया और क्या बोल रहे हैं कि मैं अब तेरे को क्या कर जाऊंगा, खा जाऊंगा। तो ये बोलता है ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, रो रहा है भाई साहब, ठीक है, रो तो रहा है, पर ये बोला है कि टेंशन मत ले, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे इस बैक्टीरिया की एक गट है, समझो क्या है ये, इस बैक्टीरिया की गट, गट मतलब पता है आप लोगों को, इंटेस्टाइन, आपका जो भी एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा आपका गट है। ठीक है, तो ये इस बैक्टीरिया की गट है। अब जैसे ही इस बंदे ने, ये जो आपका बॉल वॉर्म था या फिर कोई भी आप वॉर्म कह लो, जब इसने इस बीटी को खाया, बैसिलस थैरिंगस को खाया, तो ये जो क्राई प्रोटीन था ना, क्राई प्रोटीन, ये पहुंच गया इसके गट में। ये कहां पहुंच गया बच्चों, इसके गट में पहुंच गया। सही बात है। अब ये जो गट इसका है, इस गट का इन्वायरमेंट होता है बच्चों अल्कलाइन इन्वायरमेंट। अल्कलाइन मतलब बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एसिड बेस। तो इसका जो गट है बच्चों, इसका इन्वायरमेंट है बेसिक इन्वायरमेंट। इस बेसिक इन्वायरमेंट के वजह से ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन अभी तक पड़ा हुआ था, ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो इनएक्टिव पड़ा हुआ था ना टॉक्सिन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जहर बन गया। अब एक्चुअल में क्या करने लगता है, ये परफोरेशन करवाता है। परफोरेशन मतलब छेद करने लगता है इसके एलिमेंट्री कैनाल में। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होने लगते हैं बच्चों, छोटे छोटे से छेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका भी बैंड बच जाता है और इसकी भी डेथ हो जाती है। समझ लो, इसकी भी क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। समझ में आई बात। तो जब साइंटिस्टों को पता चला कि यार इसके पास इतनी अनोखी कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छी पावर है इसके पास, तगड़ी सी, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस जीन को निकाला, इस क्राई जीन को निकाला और उन्होंने डाल दिया कॉटन के प्लांट के अंदर। मान लो दिस इज द प्लांट ऑफ कॉटन, तो इन्होंने डाल दिया भैया कि तेरे जीन में भी क्या है, क्राई जीन है, तेरे पास भी जीन है, अब क्राई जीन है। सही बात है। अब कोई भी दूसरा बॉल वॉर्म आता है इसको खाने के लिए, कॉटन बॉल वॉर्म जैसे इसको खाने के लिए आता, उसके पास उसके बॉडी के अंदर क्या चला जाता, क्राई प्रोटीन चला जाता। बिकॉज ऑफ बेसिक इन्वायरमेंट वो क्या हो जाता, मर जाता। समझ रहे हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस बीटी कॉटन। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। और बीटी कॉटन से और भी चीजें बनाई गई, फिर बाद में बीटी ब्रिंजल बनाया गया,
बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं बाद में विद द हेल्प ऑफ बीटी, पर वो हमको देखना नहीं है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मूव टू बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरी एंड फॉरेस्टिंग। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है, जहां पे फ्लावर ज्यादा उगाया जाता है, दैट इज फ्लोरिकल्चर, बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। नर्सरी मतलब क्या होता है बच्चों, प्लांट उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के हेल्प से प्लांट उगाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सरी कहते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग बेचेंगे। एंड फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल उगाओ, सही बात है। अब इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। और भी पॉइंट्स आपकी बुक में, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, पर इतना पढ़ा तो भी चलेगा। सबसे पहला क्या है इनका मोटो, एक्सेलेंट क्वालिटी प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। इन्होंने क्या बोला बच्चों कि टिश्यू कल्चर से हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं, बहुत ही एक्सेलेंट क्वालिटी का प्लांट हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। पहला पॉइंट डन। दूसरे पॉइंट की बात क्या कर रहे हैं बच्चों, फुल्ली ग्रोन प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। ये भी सही बात है, क्योंकि अगर आप प्लांट को अच्छा खासा न्यूट्रिशन दोगे तो बहुत ही कम से कम समय में आपका एक फुल्ली ग्रोन प्लांट बन जाएगा टिश्यू कल्चर में। ये भी बात सही है। फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, क्या कह रहा है, प्लांट कैन ग्रो विदाउट पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन। देखो मैंने तुम लोगों को जब समझाया था टिश्यू कल्चर तो भी बताया था ना कि जब प्लांट हम लोग टिश्यू कल्चर के अंदर लगाते हैं तो वहां पे कोई पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिनेशन पता है ना, जब आपका फीमेल जो मेल का पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है फीमेल के स्टिग्मा पे, उससे पॉलिनेशन हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे कोई भी जर्मिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जर्मिनेशन क्या होता है, जब एक सीड अपना सॉइल के अंदर एक जो आपका रूट है, जो आपका सीड है वो जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे कोई भी जर्मिनेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। आप और भी वर्ड लगा सकते हो, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो बिना जर्मिनेशन के, पॉलिनेशन के, फर्टिलाइजेशन के हम लोग प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो भी एक्सेलेंट क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चों, देखो मोर न्यूट्रिटिव मीडियम, अगर आप ज्यादा न्यूट्रिटिव मीडियम दोगे, अच्छा न्यूट्रिटिव मीडियम दोगे, सो नो पाइथोजन, और उससे अंदर कोई भी पाइथोजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्योंकि भैया हम लोग जब टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो एक रैक में कर रहे हैं ना, एक बेस में कर रहे हैं हम लोग, इन सीतु कहते हैं ना हम लोग इसको, हम लोग इन सीतु करते हैं। इन सीतु मतलब आप एक लैब के अंदर कर रहे हो, एक फिक्स एनवायरनमेंट में कर रहे हो, तो वहां पे पैथोजेंस नहीं आएंगे, सही बात है, और आप उनको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दे सकते हो। एंड द फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर। सही बात है, तो इतने पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। सही है, समझ में आ गया। सो टिश्यू कल्चर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या बोला मैंने, एक्सेलेंट क्वालिटी का प्लांट बना सकते हो, फुल्ली ग्रोन प्लांट, बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोन प्लांट आप बना सकते हो कम से कम समय में। सही है। उसके बाद प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, बिना पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन के आप प्लांट ग्रो कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, ज्यादा न्यूट्रिशन भी मिलेगा प्लांट को और कोई पैथोजन भी नहीं रहेगा। पैथोजन समझते हो ना, कोई भी आगे चल के पेस्ट आ गया, वो लग गया, ठीक है, तो वो आपके कोई भी पैथोजन भी आपके प्लांट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। सही है। और लास्ट क्या है आपका, लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग कैन बी प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता हूँ, फिर उस सीड को आप जर्मिनेट कर दो तो अलग अलग जगह प्लांट बना सकते हो। सही है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पे। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, एग्री टूरिज्म का टॉपिक है। एग्री टूरिज्म मतलब क्या, देखो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, ये भी टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं, ये भी टिश्यू कल्चर के हेल्प से ही हम लोग कर रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम लोग वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्लावर्स उगा सकते हैं और इन चीजों को हम लोग सेल कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। सो इससे ये भी एक टाइप ऑफ हम लोग कह सकते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ पैसे कमाने का जरिया हम लोग बना सकते हैं। सही है, बहुत ही अच्छा एक फील्ड है, कौन सा आपका, एग्री टूरिज्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर अब बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें ग्रो कर सकते हो। सही है, आपके बुक में देखो दिया हुआ है, बहुत सारे फ्रूट्स आप ग्रो कर सकते हो, जैसे चीकू है, ये सारी चीजें हैं। सही है, बहुत सारे वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकते हो जिनको कम न्यूट्रिशन भी लगता है। सही है, तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर करोगे, एग्री टूरिज्म में। आ जाओ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री आप लोग को पता ही है ना, जब हम लोग एनिमल्स को पालते हैं हम अपने कुछ बेनिफिट के लिए, जैसे हम लोग काऊ को पालते हैं, काऊ को हम लोग किस लिए पालते हैं भैया, हम लोग पालेंगे उनको ताकि जिससे हमको मिल्क मिले, मिल्क से हमको नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। हम लोग बुल्स को पालते हैं जो हमारे हार्ड वर्क में कुछ मदद करता है, जैसे जो खेत का काम होता है, ठीक है, फार्मिंग का काम होता है, उसमें हेल्प करता है।
तो एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज? एनिमल हस्बेंड्री में बच्चों हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो हम लोग हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या मतलब इसका? जैसे मान लो कई सारी अलग अलग ब्रीड होती है, जर्सी कुछ ब्रीड होती है, कहीं पे अलग अलग ब्रीड होती है, ठीक है। तो अगर इन ब्रीड से अगर हम अपने कोई भी काऊ को हाइब्रिड करवाएंगे, हाइब्रिडेशन करवाएंगे, तो उनसे जो अगली जनरेशन आएगी उसमें ज्यादा चांसेस होगा बच्चों कि वो ज्यादा मतलब ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो जर्सी गाय होती है वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ज्यादा उनसे मिल्क मिलता है, समझ रहे हो। तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अपने खुद से हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं हम लोग। इनको हम लोग गाय को खुला नहीं छोड़ रहे भैया जाओ आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कर लो, ऐसा नहीं। हम लोग खुद से अलग अलग वेराइटीज के काऊ है, जो बफेलो है, उनको पकड़कर उनका हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, जिससे अगली आने वाली जो जनरेशन होगी बच्चों वो ज्यादा अच्छी होगी, कम से कम बीमारियां उनको लगेंगी और ज्यादा से ज्यादा हमको प्रोडक्शन देंगे, ज्यादा से ज्यादा मिल्क हम लोग को दे सकती है। सही बात है। इसी तरीके से होता है बच्चों इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के हेल्प से भी हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल सा टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री का। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग भी है, पता है आप लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग, जहां पे हम लोग हेन को फार्म करते हैं, हेन को रखते हैं भैया, ठीक है, किस किस चीज के लिए? एग के लिए रख सकते हैं, सही है, मीट के लिए रख सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग भी काफी ज्यादा आज के टाइम पे देखा जा रहा है, काफी अच्छा बिजनेस देखा जा रहा है आज के टाइम पे, समझ रहे हो। अब इसकी भी कई अलग अलग वेराइटीज हैं, आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। इसकी भी पोल्ट्री फार्मिंग में जो हेन है उनकी कई अलग अलग वेराइटीज हैं। जो हेन में जो मेल होते हैं, मेल, उनको ज्यादातर मीट के लिए यूज किया जाता है, सही बात है। जो फीमेल्स होती है उनको ज्यादातर एग के लिए यूज किया जाता है, सही बात है, ठीक है। सो यही सारी चीजें दी हुई है आपकी बुक में, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और आप लोगों को पता ही है भैया कि देखो इंसान जो है ना वो हर एनिमल्स को अपने यूज के लिए यूज करेंगे, अपने, जिससे उनको फायदा हो, सही है। इसी में एक और एग्जाम्पल दिया बच्चों आपको सेरीकल्चर का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है सेरीकल्चर का। सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। देखा होगा ना आप लोग ने, सिल्क की साड़ियां बनती हैं, बहुत सारी चीजें फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ सिल्क, एक मटेरियल है, ठीक है। तो सिल्क का प्रोडक्शन होता है सेरीकल्चर के अंदर। अब इसमें एक इंसेक्ट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मॉथ बोल सकते हैं। वो होता है बॉम्बिक्स, उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। इसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं सेरीकल्चर के अंदर। होता है कि आप लोगों को पता है जो इंसेक्ट होते हैं उनके अलग अलग लाइफ स्टेजेस होते हैं ना। जैसे मान लो अभी वो सबसे पहले एग स्टेज में होंगे, ठीक है, फिर एग से उनका लार्वा बनेगा, लार्वा से उनका प्यूपा बनेगा, सही है, और प्यूपा से फिर वो क्या होते हैं बच्चों? अडल्ट होते हैं। ये कुछ उनका लाइफ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एग के अंदर रहेंगे, एग से उनका लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और वहां से अडल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी जो सेरीकल्चर बनाने की जो प्रोसेस है ना, बहुत ही ज्यादा दुखदाई प्रोसेस है, हम लोग कह सकते हैं बॉम्बिक्स के लिए। अब ऐसा क्यों, मैं तुमको बताता हूं। देखो कैसे होता है सेरीकल्चर। सबसे पहले बॉम्बिक्स मोरी जो आपका इंसेक्ट है, इंसेक्ट कह सकते हो या फिर मॉथ कह सकते हो, एक टाइप का मॉथ है। इस मॉथ को पकड़ेंगे बच्चों, इनके अंडे, बहुत सारे अंडे लेके आते हैं, बहुत सारे इसके क्या लेके आते हैं बच्चों? अंडे लेके आते हैं। और इन अंडों को मलबेरी के लीव्स पे छोड़ देते हैं। लीव्स होते कुछ ऐसे बड़े बड़े, ऐसे, समझ लो, ये मलबेरी के लीव्स है, मलबेरी लीव्स, समझ लो, ठीक है, मलबेरी के लीव्स है। जब ये अंडे फूटेंगे तो इनके अंदर से छोटा सा लार्वा निकलेगा। जब ये अंडे बच्चों फूटेंगे ना तो यहां से छोटा सा लार्वा निकलेगा, और ये लार्वा किसके ऊपर आ जाएगा? इन मलबेरी के लीव्स के ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो, किसके ऊपर आ जाएगा? ये मलबेरी के लीव्स के ऊपर आ जाएगा। अब अगले 8 से 10 दिनों में ये लार्वा क्या करेगा? इन लीव्स को खाना शुरू करेगा। समझ लो, ये लीव्स को क्या करेगा बच्चों? खाना शुरू करता है। और इसको खाते खाते ये सिल्क रिलीज करना शुरू कर देता है। एक ऐसा ये बनाता है, हम लोग बोलते हैं ना, जिससे आगे चल के कोका बनता है। कोका ही दिया हुआ है ना, एक सेकेंड, हाँ ककून, सॉरी ककून बनता है। ककून देखा होगा आप लोग ने, ऐसे व्हाइट कलर का निकलता है। और जिससे क्या होगा? ये जो इंसेक्ट होगा ना, ये पूरी तरीके से खुद को इस सिल्क के अंदर क्या कर लेगा बच्चों? ढक लेगा। समझ रहे हो?
तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मलबेरी खाएगा पूरे, मतलब 4 दिन तक लगातार खाते ही रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है। खाने के बाद क्या हो जाएगा, फिर ये सिल्क रिलीज करना शुरू करेगा, कुछ रिलीज करेगा। उस रिलीज करने के बाद बच्चों ये खुद के अराउंड अराउंड उस सिल्क को क्या कर लेगा, बांध लेगा। खुद के अराउंड अराउंड क्या कर लेगा, उस सिल्क के स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, बांध लेगा ऐसे अराउंड। सही है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ककून। सही है। फिर कुछ टाइम बाद ये ककून जब फटेगा, ककून जब अंदर से निकलेगा ना, तो ये ककून से क्या निकलेगा, हमारा प्यूपा। क्या निकलेगा बच्चों, प्यूपा। अब होना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस प्यूपा से आगे चल के हमारा अडल्ट बनना चाहिए था। दिस इज द प्रोसीजर। पर करते क्या इंसान, पता है इंसान बड़े ही निर्दयी है। वो क्या करेंगे, वो इस प्यूपा को उठा के गर्म पानी में डाल देंगे। यहाँ पे मान लो मैंने वाटर ले लिया, यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया, इट इज अ बॉइलिंग वाटर। समझ रहे हो ये कौन सा वाटर है, बॉइलिंग वाटर। तो इंसान क्या करते हैं, इस प्यूपा, ये जो ककून है ना, ककून फॉर्म हुआ है प्यूपा वाला, इसको उठाकर डाल देते किसके अंदर, आपके बॉइलिंग वाटर के अंदर। अब बॉइलिंग वाटर में जैसे ही डालोगे, उसके अंदर का जो जानवर है, जो प्यूपा था इसके अंदर, वो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ रहे हो, एक छोटे से इंसेक्ट को हम लोग ने डाल दिया बॉइलिंग वाटर के अंदर। सही है। अब उस इंसेक्ट की डेथ हो गई, उसके ऊपर का जो बचा हुआ सिल्क है उसे क्या कर लिया जाएगा, वहां से रिमूव कर लिया जाएगा और फिर उसे महंगे महंगे दामों में बेचा जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो असली जानवर तो इंसान है। सही है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। आई नो कुछ लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, पर जो जिनका पेपर बाहर से आता है ना, उनके एग्जाम्स अभी बाकी हुए हैं, बाकी उनके एग्जाम, ठीक है। सो हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई भी शुरू कर सकते हो अगर आपको मन है। जिनके एग्जाम्स खत्म हो गए उनको बोल रहा हूँ, कुछ लोग बच्चे हैं ना जिनके एग्जाम्स पहले से खत्म हो चुके हैं, तो आप 10th की पढ़ाई भी अभी से शुरू कर सकते हो अगर आप चाहो, या फिर आप वेकेशन एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो, बट 10th में आपको बोर्ड देना है। सही है, चलेगा। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप ये 3 लेसन आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में काफी मजा आया होंगे। सही है, ये लेसन हमारा यहीं पे खत्म होता है, तीनों लेसन मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वाला लेसन प्रोबेबली आपको राहुल सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। लेक्चर को लाइक कर देना, हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन जाना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर से सेट कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लियर है, चलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में फ्यूचर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।